चलिए, लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर खत्म कर लिए थे। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने कंडक्टेंस वाला पोर्शन हम लोगों ने देख लिया था, राइट। दूसरे वाले पोर्शन में जो थोड़ा सा मैंने स्टार्ट भी कर लिया था, तो उसमें आते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल। सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे बेटा। गैल्वेनिक सेल में जो सेकेंड पार्ट होता है उसको देखेंगे हम लोग, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है ये हम लोग देखेंगे। फिर जो नॉस्ट इक्वेशन है जहां से सवाल अपना आता है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और जो कंसंट्रेशन सेल है, ई नॉट सेल होता है, और गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह जो इतने भी फॉर्मूले होते हैं इस स्लाइड के अंदर ये देख लेंगे। और लास्ट में हम लोग देखना होगा कि सेल और बैटरी में क्या चीजें होता है वो हमको देखना था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। पिछले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया था। इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था कि गैल्वेनिक सेल जो होता है वो एक डिवाइस होता है, और डिवाइस का काम क्या होता है बेटा उसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है, और रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू वो केमिकल एनर्जी को, है ना, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये चीजें हम लोगों ने देख रखा था। और मैंने इस डिवाइस में भी मैंने बोला था एक्चुअली ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही पार्ट होता है ना। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पार्ट में इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कॉमन बताया जाता है कि अगर इलेक्ट्रोड और एनोड, इलेक्ट्रोड क्या है और कैथोड और एनोड क्या है, ये कॉमन बात की जाती है बेटा। बट यहाँ पे जो बात की जाती है वो स्पेसिफिक बात की जाती है कि एनोड वाला प्लेट कैसा लोगे, कैथोड वाला प्लेट कैसा लोगे, सॉल्ट ब्रिज कैसा लोगे, ये चीजें होती है। तो जैसे कि आपको मैंने बोल दिया था कि ये वाला प्लेट जो होता है वो जिंक का प्लेट होता है, जिंक इलेक्ट्रोड होता है बेटा। मैं पहले ही आपको बता दिया था कि ये जिंक इलेक्ट्रोड होता है। इधर जो होता है वो कॉपर का प्लेट होता है, कॉपर इलेक्ट्रोड होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि ये कॉपर इलेक्ट्रोड होता है, राइट। ये मैंने आपको बोल दिया था। और बीच में जो साल्ट ब्रिज होता है उसमें भी मैंने बोल दिया था कि इसमें जिलेटिनस सब्सटेंस भरा जाता है। ये अगार एंड अगार भरा जाता है। अगार एंड अगार जो जिलेटिनस सब्सटेंस, पॉलीसैकेराइड सब्सटेंस होता है। ये पॉलीसैकेराइड सब्सटेंस होता है बेटा। ये अपना पॉलीसैकेराइड सब्सटेंस होता है। और इसमें जो है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 भी भरा जाता है। इस तरीके से इसके अंदर लिया जाता है, राइट। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि इस जगह पे जो डायरेक्शन बताता है करंट का वैसे लगा होता है जब न्यूट्रल होता है तो, लेकिन जब इसमें करंट फ्लो होता है बेटा तो करंट का फ्लो जो होता है वो कैथोड से एनोड की तरफ बेटा होता है, और इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है, राइट। इसी के वजह से ये इसके अंदर क्या होता है, कुछ रिएक्शन होते हैं। तो जब रिएक्शन होता है तो जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है बेटा। मतलब यहां पर अपना एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे अपना ऑक्सीडेशन होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड पे बेटा क्या होता है, कैथोड पे अपना जो होता है वो रिडक्शन होता है। ये अपनों ने देख रखा था पहले से ही। तो एनोड पे जो ऑक्सीडेशन जब ये टूटता है, और इसके अंदर आपको पहले ही से पता है कि इसके अंदर जिंक सल्फेट लिया जाता है ना। जिंक का सल्फेट एक्वस मीडियम में लिया जाता है, और ये लिया जाता है बेटा कॉपर सल्फेट एक्वस मीडियम में लिया जाता है, राइट। तो जब करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रोलिसिस बेटा होता है, तो ये टूटता है, यानी इस जगह पे जिंक का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, जिंक और सल्फेट टूट जाते हैं। और जब बेटा इसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है तो जिंक क्या होता है, Zn2+ बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है बेटा। वही जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना वो एनोड प्लेट की तरह एनोड से, एनोड के नेचर को डिसाइड करता है, और एनोड का नेचर क्या होता है, निगेटिव होता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस एनोड के थ्रू इस एनोड से कैथोड की तरफ जाता है। यहाँ पे बेटा जो देखने वाली बात होती है कि सर इसके होने से क्या दिक्कत आती है, दिक्कत इसलिए ये आती है कि जिंक ऑलरेडी प्रेजेंट था और जिंक 2+ ये भी बना रहा है, यानी ओवरऑल इस सोल्यूशन के अंदर जो Zn2+ होता है उसका कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और SO4 2- का कंसंट्रेशन घटता हुआ दिखाई देता है,
राइट। यही सेम सिचुएशन बेटा यहाँ पे मिलता है, ये Cu2+ टूट जाता है और SO4 भी टूट जाता है अलग से, ऊपर से ये Cu2+ इस प्लेट पे चला जाता है, इस प्लेट पर चला जाता है और ये क्या होता है, इससे होते हुए इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर आता है और ये इलेक्ट्रॉन उसको गेन कर लेता है, देख सकते हो। तो +2 से अपना 0 चार्ज हो रहा है, यानी प्रोसेस इनका रिडक्शन हो रहा है बेटा, राइट। और ये प्रोसेस +0 से +2 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस सेल के अंदर, इस हाफ सेल के अंदर कुछ बातें हो रही हैं, जिसमें Cu2+ का कंसंट्रेशन बेटा सोल्यूशन में डिक्रीज हो रहा है एंड देन सल्फेट 2+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है साइमल्टेनियसली, राइट। तो ये चीजें रिएक्शन में होती है। और साल्ट ब्रिज क्या करता है, यहाँ पर एक कॉटन का प्लग लगा होता है ताकि आपस में सोल्यूशन मिक्स ना हो, तो वो हम लोग आपके फंक्शन में देखेंगे सॉल्ट ब्रिज के, राइट। आगे चलते हैं बेटा। तो ये चीजें अपने आप जो होती हैं, जैसे देख लो यहाँ पर जिंक प्लेट में इलेक्ट्रोड में होता है, जिंक एटम क्या होता है, सोल्यूशन में चला जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। फिर जो एनोड होता है वो एक तरह से सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है बेटा, और इट हैविंग द नेगेटिव पोलैरिटी, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाई Zn। मतलब ये होता है बेटा कि अगर हम एट एनोड की बात करेंगे तो एनोड पर क्या होता है, आप भी जानते हो कि जिंक क्या करता है बेटा, जिंक Zn2+ में ले जाता है आफ्टर डोनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 0 से +2 हो रहा है, इसी को हम हाफ ऑक्सीडेशन कहते हैं बेटा। हाफ इसलिए कहते हैं क्योंकि आधे सेल में एक ही आधा रिएक्शन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जब हम पोटेंशियल रिप्रेजेंट करते हैं, ई सेल इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखते हैं, तो ऑक्सीडेशन देखते हैं और फिर उसने चेंज किस में किया, +2 में, तो ये रिप्रेजेंटेशन जो होता है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब क्या हुआ कि एनोड प्लेट आप कहीं न कहीं कनेक्ट किए थे, तो एनोड क्या होता है, जिंक ने Zn2+ बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के थ्रू दूसरे प्लेट पे चला गया, तो होता क्या है बेटा, Zn2+ इसके अंदर भी है और SO4 इसके भी अंदर टूट रहा है, तो इस प्लेट पे जो निगेटिव चार्ज हो रहा है और इस सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, उसी पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं बच्चा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसको अभी हमने रिप्रेजेंट करके दिखाया कि बेटा Zn/2+ में होता है, राइट। तो एक प्लेट ऑक्सीडेशन करता है, सेम टाइम पे दूसरा वाला प्लेट क्या करता है, उसी सेल के अंदर रिडक्शन करता है। बेटा एक प्लेट का मास घटता जाता है, ये प्लेट पतला होता जाता है, एकदम पतलू बनता जाता है, थीनर होता जाता है। ये प्लेट क्या हो जाता है बेटा, थीनर होता जाता है, ठीक है, थीनर होता जाता है क्योंकि इसका मास डिक्रीज होता जाता है। और जैसे ही बच्चा कॉपर, ये अपना कॉपर का प्लेट है और इस प्लेट पर अपना पॉजिटिव टर्मिनल था, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर 2+ जा करके सेटल हो जा रहा था, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन ये आ रहा था इस प्लेट के थ्रू बेटा, वो इसको कन्वर्ट कर रहा था रिडक्शन में। मतलब कि Cu2+ सोल्यूशन के अंदर से उस प्लेट पर गया और उस प्लेट पे जाके बेटा उसने इलेक्ट्रॉन लिया और खुद को कॉपर 2+ से कॉपर 0 बना लिया। मतलब बेटा ये क्या कर रहा है, अपना रिडक्शन कर रहा है। एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन हुआ था, एक कंटेनर में बेटा रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हाफ रिडक्शन हो रहा है। लेकिन देखा ये जा रहा है रिजल्ट में कि इसका जो प्लेट है ना, वो प्लेट मोटा होता चला जा रहा है, थीकर होता चला जा रहा है ना। इस तरीके से प्लेट पे डिपोजिशन होता चला जा रहा है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन के थ्रू उस प्लेट का वो प्लेट पतला हो गया और रिडक्शन के दौरान उस प्लेट का नेचर, वो प्लेट थीकर होता चला गया। तो ये कहलाता है पॉजिटिव पोलैरिटी विल बी डेवलप्ड, देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, इस तरीके से होता। जैसे आपने रिडक्शन किया तो रिडक्शन में आयंस बेटा कन्वर्ट हो रहा है Cu सॉलिड के अंदर,
तो ये क्या कहलाता है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ड्यूरिंग द रिडक्शन द पोटेंशियल डिफरेंस विल डेवलप बिटवीन इट्स प्लेट एंड इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। तो आधा उस प्लेट पे हुआ ऑक्सीडेशन, आधा इस प्लेट पे हुआ रिडक्शन, और उसके बाद दोनों जब मिलेंगे आपस में तो उन दोनों के थ्रू आपका सेल पोटेंशियल आ जाएगा। 1 मिनट, सेल पोटेंशियल आपका जो आएगा वो क्या आएगा मैं आपको बता देता हूं। सेल पोटेंशियल रिप्रेजेंटेशन या सेल पोटेंशियल कैसे दिखाते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप सेल रिएक्शन जब बात करोगे, आप लोग जब आप सेल रिएक्शन बात करोगे बेटा, तो सेल रिएक्शन का मतलब होता है कि आप उस सारे रिएक्शन को दिखाइए जहां जो हो रहा है। मतलब कि क्या हुआ, हाँ, जिंक ने सॉलिड स्टेट में जब था तो उसने जिंक 2+ बना लिया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉन्च करके एक्वस मीडियम में, और कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद बेटा कॉपर सॉलिड बना लिया। और ये दोनों लोग मिलते हैं आपस में बेटा, मिलने के दौरान ये दोनों इलेक्ट्रॉन कट करते हैं, कट करने के बाद जिंक सॉलिड और ये Cu2+ एक्वस बनता है, और फिर बेटा जिंक 2+ एक्वस बनता है, और कॉपर 0 सॉलिड बनता है। तो आप इस रिएक्शन में क्या देख रहे हो, आप रिएक्शन में देख रहे हो बेटा कि जिंक से जिंक 2+, इसको हम लोगों ने पहले ही दिखा दिया था कि बेटा ये हाफ ऑक्सीडेशन होता है, और बेटा ये आपको दिख गया है कि कॉपर 2+ कॉपर 0 में दे रहा है, यानी हाफ रिडक्शन रिएक्शन बन रहा है। ये हम लोग देख चुके हैं, राइट, समझ में आ रहा है। तो ये कहलाता है सेल रिएक्शन, ठीक है ना। अब इसी को हम बोलते हैं बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। और इसी रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। अब सेल जो रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा, जो सेल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको जरा देख लिया जाए। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाते हैं, ये शॉर्टकट सेल रिप्रेजेंटेशन है। तो पहली बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि एनोड वाला रिएक्शन लेफ्ट साइड में होता है और कैथोड वाला रिएक्शन राइट साइड में होता है। उन दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है। तो बेटा सॉल्ट ब्रिज आपके पास दिख रहा है यहाँ पर, और Cu सॉलिड से Cu तुम्हारा क्या बन रहा है, 2+ बन रहा है। मान लो इसी का सेल रिप्रेजेंटेशन करना है आपको, ये तो दूसरे सेल का मैं बता रहा हूं आपको। अगर आपको सेम का सेल रिएक्शन देखना है, सेल रिप्रेजेंटेशन देखना है बेटा, तो क्या मैंने बोला था, सेल रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, थोड़ा सा फिर से एक बार देख लिया जाए कि यहाँ एनोडिक रिएक्शन आप दिखा दीजिए, एनोडिक हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो आप जानते हो, है ना, हाफ ऑक्सीडेशन, और साल्ट ब्रिज लगाना पड़ेगा। फिर आप क्या दिखाओगे बेटा, कैथोडिक हाफ रिडक्शन रिएक्शन आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से अपना ये काम करेगा। मतलब अगर गैल्वेनिक की सेल की चर्चा करते हैं बेटा, तो जिंक सॉलिड हुआ करता था और जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा था बेटा एक्वस मीडियम में, बीच में सॉल्ट ब्रिज हुआ करता था, और Cu2+ इन एक्वस मीडियम और Cu सॉलिड बनता था बेटा। और यही अपना क्या है, यही अपना सेल रिप्रेजेंटेशन होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरीके से अब होता क्या है बेटा, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, जरा डायग्राम में हम आते हैं बेटा। डायग्राम के अंदर एक प्रॉब्लम होता है कि इधर कटायन ज्यादा हो जाता है, इधर एनायन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। तो जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट भरते हो K+ और NO3, तो बेटा इस निगेटिव को निगेटिव वाला मेंटेन करता है, इसके थ्रू आएगा, इसके थ्रू आएगा और इसको मेंटेन करेगा। और यहाँ कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन कम हो रहा है बेटा, कटायन का कम हो रहा है, तो वो इससे कटायन वापस आके मेंटेन करता है। तो सॉल्ट ब्रिज का कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जरा वो भी देख लिया जाए बेटा। सॉल्ट ब्रिज इज अ डिवाइस
सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, राइट। और ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए? इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट का मतलब क्या होता है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट न करे, वो खुद का ऑक्सीडेशन रिडक्शन में न जाए, बस सिर्फ वो सर्किट को कंप्लीट करे, दोनों सेल को न्यूट्रल बना दे, राइट। तो वो इनर्ट होता है। इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्ट ब्रिज शुड बी सच दैट, हाँ ये मेन पॉइंट है कि बेटा स्पीड ऑफ इट्स कटायन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इट्स एनायन इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। दोनों का स्पीड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रोलाइट ये लिया जाता है कि NO3 में K प्लस का स्पीड NO3 माइनस के स्पीड के इक्वल होता है। और इलेक्ट्रोलाइट शुड नॉट डिस्टर्ब द सेल रिएक्शन, मतलब उसके रहने से वो सेल रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता है बेटा, राइट। सिर्फ ये करता क्या है कि सर्किट को कंप्लीट करता है, दोनों सेल के न्यूट्रलिटी को बेटा मेंटेन करता है। और इतना ही नहीं, अगर ये नहीं होता ना तो दोनों के साथ दोनों का लिक्विड उस ट्यूब में जाता और लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप करता, जिससे सेल के अंदर डिस्टरबेंस आ जाता। तो ये एक काम और करता है कि इट प्रिवेंट टू लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, दोनों को सॉल्ट ब्रिज एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है बेटा, ठीक है, कनेक्ट कर रहा है। अगर इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेंगे तो इसका सलूशन इससे इधर जाएगा, इसमें से इसमें बढ़ेगा, ये जाके जहां दोनों मिलेंगे भाई प्लस माइनस मिलेंगे ना, जो यहाँ ज्यादा होगा वो जाएगा, जो इसमें ज्यादा होगा वो जाएगा। जाने के बाद यहाँ पर एक अलग तरीके का, अजीब तरीके का लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है। और जंक्शन पोटेंशियल डेवलप करने की वजह से सेल के अंदर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस सारी चीजों को ये कंट्रोल करता है, इसको मेंटेन करता है। क्लियर है ना, समझ में आ गया? चल, तो ये रहा पूरी कंप्लीट आपका फंक्शन। देखो मैंने बोला भी था कि सॉल्ट ब्रिज जो है यू शेप में होता है, इसके अंदर जिलेटिनस सब्सटेंस पॉलीसैकेराइड सब्सटेंस भरा होता है। एक्चुअली वो जानते हो कहाँ लिया जाता है? पेस्ट बनाने के लिए, ठीक है। पॉलीसैकेराइड जो लेते हैं हम लोग, जो पॉलीसैकेराइड बेटा लेते हैं वो अपना जिलेटिनस सब्सटेंस होता है और वो अपना पेस्ट बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। फॉर्म द पेस्ट विथ किसके साथ? किसके साथ बेटा? किसके साथ? इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की जो आप ले रहे थे उसके अंदर, उसको मेंटेन करने के लिए अगार एंड अगार। इट कनेक्ट द सॉल्यूशन टू कंप्लीट द सर्किट, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन ऑर्डर टू गिव द कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ जनरेशन ऑफ करंट, ठीक। तो ये चीजें होती हैं। अब ये आप कह रहा है कि वाई एनोड इज नेगेटिव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो उसी प्लेट पे जाएगा, तो ऐसे इसके वजह से होता है। व्हाट विल हैपन इफ वी नॉट यूज द सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो भाई सर्किट कंप्लीट कहाँ होगा? दोनों सेल कहाँ कनेक्ट होंगे? तो कनेक्ट ही नहीं होंगे। वाई अगार जिलेटिनस इज यूज्ड टू सॉल्ट ब्रिज? भाई क्यों इसलिए यूज करते हैं? क्योंकि पेस्ट बना करके उस जो ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं उसको वो कंट्रोल करके रखा होता है। इन एनोड हाफ सेल ऑक्सीडेशन अकर, रिडक्शन अकर। भाई क्यों होता है? क्योंकि जिंक रहता है ना वहां पे, एनोड पे जिंक होता है और जिंक जो होता है वो ऑक्सीडेशन करता है। जिसका पोटेंशियल कम होता है बेटा वो ऑक्सीडेशन करता है, और जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है वो क्या करता है? रिडक्शन करता है। इसीलिए तो ये काम किया जाता है। तो ये सारी चीजें इनके साथ रहती हैं। ये आपको नोटेशन मैंने बता दिया है, नोटेशन की कहानी नहीं है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? जो आप पोटेंशियल निकाल रहे थे किसी इलेक्ट्रोड का किसी सोल्यूशन के अंदर, वो किस पे डिपेंड करता है? तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पे डिपेंड करता है बेटा। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल, कौन सा मेटल आप ले रहे हो,
वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा ले रहे हो, वो डिपेंड करता है प्रेशर, टेम्परेचर, कंडीशन पे। तो ये चारों फैक्टर अपना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इससे भी सवाल आते हैं अपने नीट में, इसीलिए ये फैक्टर भी आपको ध्यान देना है। क्लियर है? तो इस फैक्टर से आपको सवाल मिलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन। सिंपल सी बात, मैंने वही बोला आपसे कि अगर किसी कंटेनर में आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, कॉपर सल्फेट आप लिए थे याद करिए अगर, और इसी में आप प्लेट मर्ज कर रहे थे, कॉपर का प्लेट में मर्ज कर रहे थे बेटा, कॉपर इलेक्ट्रोड आप मर्ज कर रहे थे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉपर इलेक्ट्रोड मर्ज कर रहे थे, तो इसके आयंस में और इसके, भाई यहां कॉपर का आयंस बनेगा ना, तो इसके आयंस और इस प्लेट के इस सॉल्यूशन में और इस प्लेट में के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, भाई चार्ज का जो डिफरेंस होता है वही ना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये कहानी होता है, ठीक है। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है, ऑक्सीडेशन। मैंने बोला था कि ऑक्सीडेशन कैसे दिखाओगे, मान लो जिंक का एग्जांपल ले रहे हो तो जिंक पहले लिख देना और आयंस बाद में लिख देना, और रिडक्शन में जब दिखाओगे तो यहाँ कॉपर 2+ पहले लिख देना और कॉपर बाद में लिख देना, जो सॉलिड स्टेट में होता है, ये भी अपना सॉलिड स्टेट में होता है। तो ये पोटेंशियल दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की और लेने की क्षमता को बताता है बेटा। तो ये कहानी होता है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? क्लियर है ना? अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे बनाया जाता है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है कि कंडीशन अपना टेम्परेचर और प्रेशर अपना फिक्स कर दिया जाता है, तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है बेटा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है बेटा, सिर्फ कंडीशन को फिक्स करके मेजर किया जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अपना कांस्टेंट 25 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, और अपना कांस्टेंट प्रेशर होता है, कंसंट्रेशन भी अपना कांस्टेंट कर दिया जाता है बेटा। तो उस समय पे इसको E0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग एंड इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो ये भी आप बोल सकते हो कि सर इलेक्ट्रॉन लूजिंग एंड इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लूजिंग एंड इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड at standard condition are called as standard electrode potential, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन के दौरान आप पोटेंशियल मेजर कर स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन होगा। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपना डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को अगर आप मेजर करना चाह रहे हो तो मतलब E0 जिंक ऑब्लिक जिंक 2+, सबकी वैल्यू क्या होती है बेटा? सेम होती है, सॉरी फिक्स होती है, डिफरेंट होती है। E0 आ गया मतलब फिक्स आ गया। इसी तरीके से आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखते हो। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जब देखोगे तो बेटा E0 अपना क्या होगा? Cu2+ और Cu सॉलिड बन जाता है एक्वस मीडियम में। बात समझ में आ गया? क्लियर है? अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम बेटा क्या कहता है अपना? IUPAC ये कहता है बेटा, IUPAC ये कहता है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज रिवर्स ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब कि अगर आप किसी सेल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहे हो 2+ एक्वस मीडियम में,
तो उसका सिर्फ निगेटिव साइन बदल देना, प्लस से माइनस कर देना, वो रिडक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, मान लो हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि जिंक 2+ का Zn2+ है बेटा, 2+ जिंक का जो पोटेंशियल है एक्वस का, और ये सॉलिड स्टेट में है, -0.76 वोल्ट अगर है ये, और अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखाना चाह रहे हो, पलट के इसको लिखना चाह रहे हो, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ क्या कर देना, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ माइनस को प्लस में लिख लेना। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल और जिंक किसका, ये ऑक्सीडेशन है, इसको मैंने पलट दिया तो रिडक्शन में आ गया। हाँ ठीक है, यही प्लस से क्या हो गया, देखो ये प्लस से क्या हो गया, ये तुम्हारा प्लस से 0 हो गया और प्लस से 0 हो गया, 0 से प्लस और प्लस से 0, तो पलट नहीं जा रहा है। क्लियर है, तो ये कहानी होता अपने आप। तो अब आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं कि पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बेटा याद रखना, पोटेंशियल निकालने के लिए ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई राइट साइड का जो प्लेट होता है माइनस ई लेफ्ट साइड का जो प्लेट होता है, या आप लिख सकते हो ऐसे भी कि सर ई सेल इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई रिडक्शन दोनों होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लेट, और रियल में कैथोड पे रिडक्शन होता है कि नहीं, और यहां रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, लेकिन एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन आईपीएससी कहता है भाई दोनों को रिडक्शन में ही लिखिए। लेकिन इस तरह से फंस रहे हैं मामला, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ई रिडक्शन पोटेंशियल और डायरेक्ट ई आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लेट, और ये आप क्या होता है अपना कैथोड प्लेट होता है, ये फॉर्मूला होता है बेटा। और लेकिन अगर मान लो आप बदलना चाह रहे हो कि सर इस पे तो एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, तो आप बदल दीजिए ना, क्या दिक्कत है। आप अगर ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई रिडक्शन पोटेंशियल आप ले रहे हो, पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लेट ले रहे हो अगर, और माइनस यहां ले लीजिए ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, पलट दो, याद आ रहा है, एट एनोड प्लेट, तो वैल्यू क्या हो जाएगी ई सेल की, ईएमएफ ऑफ द सेल की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लेट और प्लस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लेट। तो ध्यान देना बेटा, आपको न इतना लंबा चीज नहीं लिखना है, सिर्फ एक फार्मूला बना लेना, ये वाला फार्मूला ले लेना, उससे सवाल हो जाएगा। तो अगर आप ईएमएफ ऑफ द सेल गैल्वेनिक सेल का निकालना चाह रहे हो, तो लिखोगे ई सेल इक्वल टू ई कॉपर 2+ ऑब्लिक कॉपर माइनस ई जिंक 2+ ऑब्लिक जिंक। दोनों बेटा रिडक्शन में लेंगे, ध्यान देना, दोनों रिडक्शन में लेंगे, लेकिन जिसका पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड पे, जिसका पोटेंशियल कम वो एनोड पे। तो यहां पर क्या होता है, विच हैव मोर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है कि वो रिडक्शन में ही हो, मोर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल मूव एट, किस प्लेट पे जाएगा, कैथोड प्लेट, कैथोड प्लेट पे जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विच हैव लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, मूव एट एनोड प्लेट,
मूव एट ए नोड प्लेस, बस खत्म। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल इसी से लगता है बेटा। अब हमको एक ऐसा पोटेंशियल एक प्लेट चाहिए जिसकी सारी बातें पता हो, मतलब वो चाहे कैथोड पे जोड़ो चाहे वो एनोड पे जोड़ो, उसकी वैल्यू क्या हो, नोन वैल्यू हो। तो इसके लिए लिया जाता है आपका, अच्छा एक चीज और, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसको लिया जाए, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिया जाए, एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिया जाए बेटा, एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर लिया जाता है बेटा, अगर ये बच्चा स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिया जाता है तो ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब वैल्यू फिक्स हो गई बेटा, अब वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये शानदार कहानी इसके अंदर होता है। अब आपको एक पता नहीं है, मान लो कोई प्लेट दे दिया, उसका पोटेंशियल आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, नोन पोटेंशियल। एक अननोन प्लेट का पोटेंशियल कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए बनाया गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से पोटेंशियल निकाल सकते हो बेटा। ये जो होता है ना, ये प्लेटिनम का वायर होता है, ये वाला, ये, और ये प्लेटिनम से कोटिंग भी होती है, बात समझ में आ रहा है। और ये जो सोल्यूशन होता है वह 1 मोलर HCl सोल्यूशन होता है, यानी H+ आयन देने वाला होता है। प्रेशर 1 बार दे दिया जाता है, और ये आपका प्लेट है जिससे भी कनेक्ट करना कनेक्ट करते हो। तो ये चाहे किसी भी प्लेट पर अटैच करो, इसे कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम होता है कि जिसकी पोटेंशियल ऑलरेडी पता हो, चाहे वो आप प्लेट कैथोड पे जोड़ो, अगर आप एनोड पे जोड़ना चाहते हो तो एनोड पे क्या हो जाएगा, एनोड पे जो होगा वो H2 से 2H+ बना लेगा और ये प्लेटिनम प्लेट पे चला जाता है। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, अगर ये कैथोड पे आप ले जाते हो, अगर आप कैथोड पे ले जाते हो तो ही पलट देना। तो पलटने के बाद बेटा पोटेंशियल इसका भी 0 मिलेगा, इसका भी पोटेंशियल 0 मिलेगा। ध्यान देना, H2 और 2H+ का पोटेंशियल 0 मिलेगा, बोल्ट मिलेगा बेटा। और यहां पर भी अगर H+ का पोटेंशियल देखना चाहोगे तो ये भी आपका 0 मिलता है। तो कहने का मतलब आप कहीं भी ऐड करो, इसके पोटेंशियल हमेशा नोन होते हैं। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड कंडीशन होता है, 1 बार प्रेशर स्टैंडर्ड कंडीशन, तो उस पर मेजर किया जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये नोन पोटेंशियल को, अननोन प्लेट के पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो ये चीजें होता है। आगे चलते हैं। अब आते हैं बेटा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बनाते हैं। इसी बेसिस पे, हाइड्रोजन के बेसिस पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बनाना है, ये ई नॉट वैल्यू के बेसिस पे बनाया जाता है। ये 2 तरीके तुम्हारे बुक्स में, ये या तो टॉप टू बॉटम रहेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मैं यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रहा हूं। देखो यहां से लिथियम की वैल्यू आपका सबसे निगेटिव में होता है, यानी बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लिथियम इज अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू द कंपनसेशन ऑफ आयनाइजेशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग पावर। तो बेटा टॉप टू बॉटम आने पर जब हम टॉप टू नीचे से ऊपर जाते हैं, इंक्रीजिंग ऊपर नीचे जाते हैं इस तरीके से, तो आपका रिड्यूसिंग पावर घटता है। देखो इधर रिड्यूसिंग पावर घटता है और ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होता है। ठीक है, ऊपर जाओगे बेटा तो ये आपका क्या कहलाएगा, लिथियम अपना कहलाएगा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि देख रहे हो उसकी वैल्यू क्या है, निगेटिव में है, बहुत कम वैल्यू है बेटा। ई नॉट वैल्यू जिसका कम होता है ना, वो उसकी रिड्यूसिंग पावर अच्छी होती है, रिड्यूसिंग पावर अच्छी होती है। और अगर ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छा होता है। रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, निकालने की क्षमता, और ऑक्सीडाइजिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होता है। बात समझ में आ रहा है। तो देखो ये वैल्यू निगेटिव में है, ऊपर जाओगे तो बढ़ेगा, यानी ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और फ्लोरीन को बोलोगे
कि सर फ्लोरीन तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन इज अ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेस्ट क्यों? क्योंकि इसकी ई नॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा है बेटा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखो ऐसे ही डाटा दे देगा और कहेगा अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो डाटा आप देखना, जिसकी निगेटिव वैल्यू कम, सबसे ज्यादा निगेटिव वैल्यू, वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे मान लीजिए आप Li प्लस में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो तो Li सॉलिड आ रहा, राइट, और इसका ई नॉट की वैल्यू क्या है? ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दिया है -3.05 वोल्ट। और दूसरा जो दे रखा है बेटा मैग्नीशियम का Mg2+ का दे रखा है। आप 2 इलेक्ट्रॉन गेन कराओगे तो Mg सॉलिड बनेगा। देन ई नॉट की जो वैल्यू आ रही है -2.36। बेटा दोनों में किसकी वैल्यू सबसे छोटी है? तो लिथियम 1+ का। यानी इन दोनों में अगर रिड्यूसिंग पावर की बात करेंगे तो रिड्यूसिंग पावर में लिथियम इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट देन मैग्नीशियम, ठीक है। और अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करना तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग में ये देखना कि किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा दिख रही है, मोर वैल्यू। तो देख रहे हो कि फ्लोरीन का सबसे पॉजिटिव में वैल्यू दिख रहा है। यानी अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर देखना चाह रहे हो तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, देन लेड +4 का, देन आप Cl2 का देखना, देन आप O2 का देखना, देन आप Ag+ का देखना, देन आप Fe3 इस तरीके से देखना। तो बेटा टॉप टू बॉटम आपका क्या आओगे? मान लो टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ रहा है, और नीचे से ऊपर जा रहे हो तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रहा है, ठीक है। आप ऐसे मत याद करो, न्यूमेरिकल डाटा से याद करो। देखो ये वाला डाटा याद करोगे ना तो ये ब्रह्मास्त्र है, काम आ जाएगा। ये वाला डाटा, हाँ, इससे सवाल लगेगा। अब बेटा कल के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे फ्री एनर्जी में, फ्री एनर्जी चेंज, उसके बाद एक साथ न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, ठीक है ना। समझ में आया? तो ये सारे सवाल हम लोग देखेंगे। सवाल अच्छे आते हैं इसमें से, एकदम आसान सवाल आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।